बात करते हैं लोन से मुक्ति की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन लोन की, जिसमें देखा गया है कि एनपीए बढ़ता जा रहा है। लोगों ने लोन तो लिया है लेकिन उसको चुकाना अब उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। किस तरह से एजुकेशन लोन की जो तादाद है वो कुछ सालों में बढ़ी है। भारतीय बच्चे विदेश जा रहे हैं। बहुत सारी विदेशी कंट्रीज ने भारतीय बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जहां पर एजुकेशन लोन की डिमांड तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसको चुकाने में कहां अड़चन आ रही है, कहां दिक्कत हो रही है। कैसे एसआईपी के जरिए आप अपनी एजुकेशन लोन की ईएमआई को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, इसी पर विस्तार से बात करते हैं। सत्यम कुमार, सीईओ को फाउंडर लोन टैप, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सबसे पहले तो सत्यम, मुझे समझना है कि लोन को लेकर जो डिमांड है, और एजुकेशन लोन को खासतौर से मैं नज़र में रख रही हूँ यहाँ पर, उसी को लेकर हमारा आज का मुद्दा है। पिछले 5 सालों का नजरिया या जमीनी हकीकत मुझे समझनी हो आपसे, तो किस तरह से उभरती हुई दिखाई दे रही है एजुकेशन लोन को लेकर? मेरे ख्याल से कोविड के बाद की तस्वीर कोविड के पहले की तस्वीर से बहुत अलग है। हाँ, नमस्कार कविता जी, थैंक यू इस शो में आमंत्रित करने के लिए। और जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में एकाएक जो एजुकेशन लोन का जो मार्केट है या जो माहौल है वो बहुत ही गर्म हो गया है, और ये दोनों ही वजह है। डोमेस्टिक इकोसिस्टम भी रहा है और ग्लोबल इकोसिस्टम भी रहा है। तो ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो जनरली पहले से ही बढ़ रहा था और कोविड के बाद काफी तेजी से बढ़ गया। उससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक इकोसिस्टम के रहा है, जिसमें कि डिजिटल एजुकेशन जो है कोविड के टाइम में काफी ज्यादा बढ़ गया, और सारे डिजिटल एजुकेशन वाले जो कंपनी थे उन्होंने भी उस समय काफी बढ़ चढ़ करके बड़े बड़े दावे करके उन्होंने मतलब कस्टमर्स को लुभाया, बच्चों को लुभाया, और वो सारे के सारे प्रोग्राम जो है उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे शिफ्ट कर दिया अपफ्रंट पेमेंट की वजह से, जिसको कि उन्होंने कई बार कस्टमर्स को भी ऐसा लगा कि मैं सब्सक्राइबर की तरह हूं, कि मुझे जैसे न्यूज़पेपर आप सब्सक्राइब करती हैं, 4 महीने सब्सक्राइब किया, 5वां महीना आपको पसंद नहीं आया, आपने हटा दिया। लेकिन वो सिस्टम लोगों को बताया नहीं गया प्रॉपरली, और लोगों ने क्या किया, उनको एज ए सब्सक्राइबर समझा, जबकि वो लोन था और लोगों को वो लोन चुकता करना पड़ रहा है अगर वो एजुकेशन उनको पसंद नहीं आया तो भी। तो ये दोनों ही लेवल में हमको देखना पड़ेगा। एक तो ग्लोबल एजुकेशन के लेवल में देखना पड़ेगा, जिसमें कि रिपेमेंट कैपेसिटी की इश्यू हुई है, और दूसरा डोमेस्टिक इकोसिस्टम में था जहां पे कि इस तरह की डिमांड पहले नहीं थी। बिल्कुल जो कि बिल्कुल, डिमांड एक तरफ से हम ज्यादा देख रहे हैं, और दूसरा जो एनपीएस हैं वो भी अगर हम देखें तो 7.6% है। अगर हम क्वार्टर एंडिंग FY23 की बात करें यहाँ पर, और लगभग 80,000 करोड़ तक का आंकड़ा जहाँ पर एनपीए के तौर पर पहुंच रहा है एजुकेशन लोन का, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं डिमांड का तो इजाफा हो ही रहा है। लेकिन जो आपने भी खासतौर से हाईलाइट किया है कि कोविड के बाद हमने इस माहौल, इस ट्रेंड में बदलाव देखा है, और स्टूडेंट्स बाहर जाना पसंद कर रहे हैं। ये बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता सत्यम कि जिस तरह से हम एजुकेशन इन्फ्लेशन को बढ़ता हुआ देखते हैं वो आपकी आम खान पान की इन्फ्लेशन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लगभग 11 से 12% की हम बात कर रहे हैं अगर हम एजुकेशन की बात करें। पिन पॉइंट यहाँ पर क्या है लोन को चुकाने में, इसी पर विस्तार से बात करते हैं। इतना बड़ा आंकड़ा, मेरे ख्याल से अगर 7.6% की मैं बात कर रही हूँ, ये काफी नोटिसेबल परसेंटेज है बैंकों के लिए भी। कहाँ पर ये एक प्रॉब्लम आ रही है? कुछ आपने हाईलाइट की, लेकिन इस पर विस्तार से बात करना चाहेंगे, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा गोल होता है माता पिता का, अगर हम कर ले, या अगर कोई स्टूडेंट भी बाहर पढ़ना चाहता है और खुद ही अपने आप को फंड करना चाहता है और उसके लिए वो लोन लेना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के जरिए या किसी के भी जरिए, ये बहुत महत्वपूर्ण गोल होता है। इसके लिए प्लानिंग करना आपके लिए बहुत अनिवार्य होता है। जी कविता जी, तो इसको जैसे मैंने बोला कि 2 सेगमेंट में बांट करके ही देखते हैं। और जब हम इंटरनेशनल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एजुकेशन में सबसे बड़ी जो चीज हुई है वो स्किल्ड वर्कफोर्स पहले जाती थी, और स्किल्ड वर्कफोर्स की इनकम जो है वो ज्यादा हुआ करती थी। कि स्किल्ड वर्कफोर्स या मतलब हाई एंड ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री थी, इंजीनियरिंग डिमांड था, और उसके हिसाब से वो गए और उनको उस तरह की सैलरी मिलती थी जिससे कि वो लोन रिपे कर पा रहे थे। पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो चूंकि नॉन रेजिडेंट के लिए जो है, जैसे कल भी अगर न्यूज में देखेंगे तो यूके जो है मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट $35,000 की कर रही है। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वहां पे नौकरी ही नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप यूके गए हैं और यूके में अगर आपने एक कोर्स किया है जो कि आपको $35,000 की सैलरी नहीं दिलवा पा रहा है, तो आपके लिए बेसिकली यूके में जॉब ही नहीं है। तो आपने जो लोन लिया वो इस ऐसे एजुकेशन के लिए लिया जिसका कि
जो कॉस्ट उसका बहुत हाई था और उसका रिम्यूनरेशन स्टेटस जो है वो वापस इंडियन रुपीज में अगर हो जाता है तो आपकी रिपेमेंट की कैपेसिटी की मिसमैच हो जाती है। ये पहले नहीं देखा जाता था, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ लोग हाई एंड एजुकेशन के लिए जाते थे, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी में जाते थे, और वो सेलेक्ट यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उनका सैलरी स्ट्रक्चर भी वही होता था। ड्यूरिंग कोविड जो हम दूसरी चीज देखेंगे तो कई सारी कंपनियों ने काफी छटनी करी है। उन्होंने मैन पावर पे एक बहुत ही गहरा लेंस लगा था। अगर बड़ी कंपनियों में देखेंगे तो फेसबुक के न्यूज हैं, अमेजोन के न्यूज हैं, ट्विटर के न्यूज हैं, सारी कंपनियों के न्यूज हैं कि इस पीरियड में उन्होंने कितने सारे जॉब उन्होंने कम किए हैं। तो जो हाई पेइंग कंपनी थी उसमें वैसे भी जॉब कम हुआ है, नए एम्प्लॉयमेंट आई नहीं है। मिड टू लो पेइंग कंपनी और मिड टू लो पेइंग जॉब, ये दोनों ही सिचुएशन था जो कि सफिशिएंट नहीं है इस तरह के ईएमआई को अफोर्ड करने के लिए। अगर हम देखेंगे तो जनरली वहां पे लोन राशि बहुत बढ़ करके जो है 20-25 लाख रुपए हो गई है। एनुअल एजुकेशन कॉस्ट वहां पे 25 से 40 लाख रुपए हो गए हैं। तो ये सारे के सारे जो इतना ह्यूज जो कॉस्ट है उसको पे करने के लिए जो वो एजुकेशन, जिस तरह की इनकम आपको जिस तरह का जॉब दिलाना था उसको उस लेवल का नहीं दिला पा रहा है, और इसकी वजह से अंडर पेमेंट की सिचुएशन आ रही है। ये सिचुएशन यूएस इकोनॉमी में ऑलरेडी मौजूद थी। तो जब कोविड हुआ तो एक बहुत बड़ा लोन वेवर किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्टूडेंट्स के लिए, और ओवर लिवरेजिंग जो स्टूडेंट का था एजुकेशन की वजह से, वो हमने उस इकोनॉमी में ऑलरेडी देखी थी। ये अभी जो हम इंडिया में देख रहे हैं ये उसका ही एक छोटी सी झलक है। अभी भी मैं बोलूंगा कि ये छोटी सी झलक है, ये बहुत बड़ा अभी नहीं है। ये बहुत बड़े पैमाने पे फैल सकता है जिस तरह से चल रहा है। तो अब ये यहाँ था जी 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 सत्यम बोलिए। जी। तो ये था ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात, कविता जी। जब अगर हम इसी चीज को डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि कई सारी जो डिजिटल लर्निंग ऐप जो है उन्होंने अपने पैकेजेस बेचने शुरू किए ईएमआई पे, और उसमें जिस तरह से ईएमआई को उन्होंने कभी ईएमआई नहीं बोला, उन्होंने सब्सक्रिप्शन चार्जेस बोला, जिसके चक्कर में जो लो इनकम ग्रुप के या जो उतने एलिटिस्ट माँ बाप नहीं थे, एलिटिस्ट इन द सेंस की मतलब उतने जिन्होंने की डॉक्यूमेंट को एक एक लेयर देखकर नहीं देखा, पढ़ करके, तो वहां पे उनको लगा कि ये सब्सक्रिप्शन पे है, और जो कि सब्सक्रिप्शन पे नहीं लोन पे था। और जब उन्होंने वो बंद किया वो एजुकेशन, तो लोन बंद नहीं हुआ, लोन चलता रहा, और उनको वहां पे डिस्कनेक्ट हो गया कि अरे मैंने तो सोचा था कि मैं जब तक पढ़ाई करूंगा ट्यूशन की तरह है, 4 महीने किया तो 4 महीने का पेमेंट करना है, जबकि वो निकला लोन जो कि आपने 4 महीने पढ़ा या 10 महीने पढ़ा, पूरा का पूरा पैकेज का खर्चा आपको अपफ्रंट कंपनी को देना था। तो वहां पे अगेन इनकम का मिसमैच हुआ। बहुत सारे सेगमेंट वालों ने उसको सब्सक्राइब किया जिनको कि रेगुलर आई ब्रैकेट में उस तरह के कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो थोड़ा एक एस्पिरेशनल हुआ। तो दोनों ही जगह में इस तरह का हुआ है। एक जगह में लोअर इनकम के लोग फंसे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, और ग्लोबल मार्केट में मिड टू हायर इनकम के लोग फंसे हैं। और बाहर में अगर हम बात करेंगे तो बाहर में उस तरह की जॉब अवेलेबिलिटी कम हो गई जो कि उस तरह का आपको आय दे सके जिससे कि आप ईएमआई देंगे, और डोमेस्टिक मार्केट में डिस्कनेक्ट था उस एजुकेशन पैकेज को लेकर के, और जब हमने उसको ड्रॉप किया तो मेरे पास उसको बंद करने का ऑप्शन नहीं था। चलिए अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोन की अदायगी पर हम फोकस करते हैं। हमने दुविधाएं, दिक्कतें और लोगों की मानसिकता और जो अड़चनें आ रही है वो तो समझ लिए, लेकिन अब मान लीजिए किसी ने एजुकेशन लोन लिया ही है और शायद पे बैक रणनीति अपने बारे में वो सुझाना चाहते हैं। यहाँ पर एसआईपी का मैजिक कैसे हमें काम में आ सकता है एजुकेशन लोन को चुकता करने के लिए? बैंकों के एनपीओ को लेके जो दिक्कतें हैं उसको अगर हम साइड में रख लें, और एक बोरोवर की रणनीति में अगर समझना चाहूं आपसे, तो कैसे ईएमआई और एसआईपी में आप बैलेंस आउट करें? अगर आप उदाहरण के जरिए कोई स्ट्रैटेजी समझा सके सत्यम। जैसे मैंने बोला कविता जी की ये प्रॉब्लम अभी हमारे पास एक बहुत छोटी सी झलक है। ग्लोबली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहां पे कि लोगों ने बोरो करके हायर एजुकेशन किया है, जो कि कॉस्टली हायर एजुकेशन किया है, और उसके बाद वो डेट ट्रैप में चले गए हैं जहां पे कि वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसको जो सॉल्व करने का जो ट्रेडिशनल तरीका था वो था सेव करना, और अभी भी जो मॉडर्न तरीका है वो सेव को इंटेलिजेंट सेविंग में आप बदल सकते हैं एसआईपी करके, जो कि बहुत ही एकदम सुचारू तरीका है कि आप उसकी प्लानिंग जो है जब आपको 12th
और ग्रेजुएशन के बाद, ये 2 स्टेज होता है जबकि आप बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो अगर आपने 9th 10th से जिस तरह से कि आप करियर में फोकस करना शुरू कर देते हैं, कोचिंग्स, ट्यूशन व्यूशन के टाइम में, उस समय में अगर पेरेंट्स जो है उस तरह से प्लानिंग शुरू कर दें तो उनको 3 से 4 साल मिल जाता है एजुकेशन का एक्चुअली डिमांड आने के पहले, जबकि वो कंटिन्यूस एसआईपी करके उस तरह से 6 लाख से लेकर के 20-25 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो सरकार ने भी एक सुकन्या का भी सिस्टम बनाया है, जिसमें कि बच्चों के लिए आप जब बच्चियां जो होती हैं तब आपको उसके पहले साल से ही आप उसमें सेव कर रह सकते हैं, जो कि वो उनके 20वें साल 18वें साल में एजुकेशन के लिए यूज हो सकता है। तीसरा है कि आपको एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट होती है या हाई मनी की यूज होती है जब आपको मेडिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है, वो होता है ग्रेजुएशन के आसपास। तो एमबीए कोर्सेज के लिए ग्रेजुएशन के आसपास होता है, तो उसके लिए अगेन आप जो है 3 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। सो आप एनी टाइम में आप एनीथिंग बिटवीन 3 to 5 ईयर की एडवांस प्लानिंग करने से जो है हमारे पास एक अच्छा सा वॉर चेस्ट बन जाता है, जिससे कि अगर हमारी टोटल रिक्वायरमेंट ज्यादा भी है तो अगर उसका 70 to 80% रिक्वायरमेंट अगर हमारी एसआईपी से पूरी हो जाती है तो 30% के हिसाब से तो हम उतना अफोर्ड कर सकते हैं हमारे मिलने वाली नौकरी से, जिससे कि हम वो पे कर सके हैं। तो ये अच्छा इंडिविजुअली हमको इसमें ज्यादा केयरफुल होना है, और इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम है, लेकिन जो इंडिविजुअल आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एसआईपी एक ऐसा रूट है जो कि इसका एक मैजिक सॉल्यूशन है, जिसको 3 से 5 साल पहले से प्लान करके हम इसको अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर जिस तरह से लोन लेने के ऊपर रिसर्च करते हैं और तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन से जब लोन लेने की बात आती है, जब आप इसको चुका रहे होते हैं और जब आप अपना एजुकेशन का सेंटर डिसाइड कर रहे होते हैं, किस तरह से प्लानिंग आपकी उसी फेज में रीपेमेंट की भी शुरू हो जानी चाहिए? क्योंकि एक तरफ ये बात कि आपको विदेश में जाके पढ़ाई करनी है और एक तरफ वो बात कि आप जो लोन ले रहे हैं उसको आपको चुकाना भी है। कितना रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है? आपकी मंशाएं चाहे बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या उसके लोन लेने के बाद जो दिक्कतें आने वाली हैं, ये भी आपको देखनी होगी। जी कविता जी, तो जैसा मैंने पहले भी इंगित किया इस ओर में कि ये प्रॉब्लम आप जो बोरोवर हैं, जो हम यूजर हैं इसके, ये हमारी प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम है। हमको अपने हिसाब से देखना है कि मुझे इसको कैसे डील करना है, और जिस तरह से कि एजुकेशन का कॉस्ट जिस बलून होता जा रहा है और हमारे एस्पिरेशंस, हम अलग अलग तरह के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया, एआई वगैरह जो नए नए ट्रेंड्स हैं, डेटा एनालिटिक्स जो पढ़ाई के लिए, ये सारी कॉस्टली पढ़ाइयां हैं, और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि लास्ट मोमेंट में ऑल ऑफ अ सडन हम चूज करें। और गलतियों को दोहराना जरूरी नहीं है, मैं इस बारे में भी बार बार मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि अगर एक गलती किसी और इकोनॉमी में हुई है या किसी और जनरेशन में हुई है जिसके ऊपर में काफी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट है, तो उस गलती से सीख कर हम लोन डिपेंडेंट एजुकेशन ना बनाएं, बल्कि हम उसको इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स डिपेंडेंट एजुकेशन बनाएं। भारतीय सोसाइटी बहुत ही जानी जाती है, अच्छी सेविंग्स इकोनॉमी रही है, पिछले कुछ सालों में सेविंग्स रेट कम होता जा रहा है, बट हमको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पहले से उसको प्लान करने की जरूरत है, जो कि हम उसको 3 से 5 साल की भी अगर हमने एडवांस प्लानिंग की तो ये हमारा काम हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए काफ़ी विस्तार से आपने इस पूरी बात को समझाया और कैसे कर्ज के इस मायाजाल से या मोजाल से आपको छुटकारा मिल सकता है एसआईपी के जरिए, इसकी भी रणनीति आपने बताई। सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पेशकश में आज शामिल होने के लिए। और चलिए फिलहाल बनो अपना फाइनेंस